आज एक ऐसे मसीहा का जन्मदिन है जिस मसीहा ने कई सालों पहले बंधी बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है। इसी महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है, समाज सुधारक का काम किया है। ऐसे मसीहा का नाम आज जन्मदिन है जिस मसीहा ने भारत को एक ऐसा अनमोल रत्न दिया है, जिस अनमोल रत्न से आज भारत की हर एक सिस्टम चल रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर भारत में हवाएं भी चलती हैं तो उनके लिखे गए कलमों के अनुसार ही चल रही है। हम आज बात कर रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी आज 133वीं जन्मदिन है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 14 अप्रैल सन 1981 दिन मंगलवार एक ऐसा दिन बन के आया, करोड़ों लोगों के जो जंजीरें बंधी थी उनको तोड़ने का काम किया, तो वो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज उनकी 133वीं जन्मदिन है। उस ऐसे मसीहा कह लीजिए या आप ऐसे समाज सुधारक कह लीजिए, आप ऐसे व्यक्ति का नाम ले सकते हैं कि जो उस वक्त लोगों को उस जगह से निकाला जिस जगह से लोगों को पानी छूने से कोसों दूर रहना पड़ता था। तो ऐसे मसीहा की करामात से आज हम आप शुद्ध जल का प्रयोग कर लेते हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही मसीहा के जन्मदिन पर एक ऐसे छात्र नेता से हमारी बातचीत होगी जो छात्र नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के बारे में हर समय अध्ययन करते रहते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते रहते हैं, उपदेश हैं उनको अपने जीवन में हर समय उतारने का काम करते हैं। छात्र नेता के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि छोटा मोटा वो समाज सेवा भी लगातार देते रहते हैं। तो इस ऐसे व्यक्ति से हमारी आज खास बातचीत होगी इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वीं जन्मदिन पर। तो चलिए हम उस छात्र नेता से बातचीत शुरू करते हैं। आप छात्र नेता हैं, पहले तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर आप समस्त देशवासियों को एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर फिर से सत सत नमन करता हूं और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसे समाज सुधारक पैदा हुए, एक ऐसे चिंतक पैदा हुए जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों का आहुति कर आज हमें जीने का सबक सिखाया। और हमें हर एक कार्य जो भी हम आज कार्य कर रहे हैं उनके कलमों के माध्यम से चल रहे हैं और कर रहे हैं। आज उनके कलम पर भी लोग हथकंडा अपनाए हुए हैं, तो इस पर भी हम आगे चलकर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न है कि आपने छात्र नेता होते हुए समाज सेवा का भी थोड़ा काम किया है, तो पहले तो बाबा साहब के लिए क्या करेंगे, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूँ, उन्होंने जो भी इस देश के लिए कुर्बान किए हैं, आज मैंने एक बात इसके पहले भी आप लोगों को अवगत करा है, इसके पहले भी जो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो संविधान के ऊपर खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सब देखते हुए मैंने छात्र नेता अपने छात्र जीवन का शुरुआत किया और छात्र नेता के रूप में करना चाहा। और धीरे धीरे समाज को देखते हुए कि आज हमारी समाज की दशा और दिशा किस श्रेणी में जा रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने ये फंडा अपनाया। ये मैंने जानबूझकर अपनी इच्छा अनुसार कि आने वाली पीढ़ी क्या होगी, आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ जाएगी, आने वाली पीढ़ियाँ विकसित कहाँ होगी, इसलिए मैंने ये कदम सर्वप्रथम उठाया। मेरे रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मुझे संविधान को बचाना है। अच्छा, संविधान आप कह रहे हैं कि संविधान बचा नहीं है, संविधान को बचाएंगे कैसे? आप क्या करेंगे कि संविधान कैसे बचेगा? देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमें और आपको एक प्रयास करना होगा। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उन गोरों को अपने लड़ने के साथ साथ उनके मन से पर पानी फेरने का काम किया था, इसी प्रकार ये जो सत्ताधारी लोग हैं संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारे नेताओं को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से जो नेता जाकर सदन और विधानसभा में अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, उनको भी एकजुट होकर और एकजुटता के साथ साथ जाकर इन सत्ताधारियों के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं और अपने संविधान का सुरक्षा करें। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे और हम लोग शिक्षा विहीन हो जाएंगे और गुलामी करना
तो पड़ेगा ही जब शिक्षा विहीन रहेंगे। जैसे बाबा साहब के नाम पे वोट इस वक्त हर दल ले रहे हैं, हम किसी एक दल का नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो इसलिए क्या कहेंगे जो हर दल वोट लेने के बाद लेकिन उनके विचारों को कोई अमल नहीं कर रहा, इसको लेकर भी आप मंत्र हर समय सोचते रहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको लेकर यह कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जी का वोट के विषय में आपने बहुत अच्छी बात कही। वोट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने का जब बात आती है तो लोग धीरे धीरे अपने आप को बाईकाट कर लेते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि माननीय स्वर्गीय आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे, माननीय कांशीराम जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के सुधारने के लिए एकजुट हुए और आज एक बड़े स्तर पर हमें और आपको कहीं न कहीं उठने बैठने छुआछूत जैसे दूरियों को मान लें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दूर किया था, तो हमारे इन दोनों नेताओं ने हमें और आपको एक दूसरे के बीच में बोलने का मौका दिया और हम और आप जाकर प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े सदन में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोग इन्हीं दोनों नेताओं का देन है। तो उसमें एक समाजवादी पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिन्होंने आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर कार्य करने का हर अथक प्रयास कर रही है। अच्छा, आप को याद होगा कि आजमगढ़ के रहने वाले डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो एडाप की नौकरी कर रहे थे, उनको निकाला गया। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इस पर तो मैंने विचार किया था और कर भी रहा हूँ। जिस प्रकार उन्होंने 12 वर्षों तो कंटिन्यू लगातार पढ़ाते रहे एक ही यूनिवर्सिटी में और उनको मौका मिलता गया, लेकिन जब उन्होंने संविधान की बात करते गए, सत्ता पे बैठे सत्ताधारियों की ये बात पसंद नहीं आई कि एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बैकवर्डों का बात दलितों का बात हर एक समय समाज की बात करते आ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी शिक्षा जब बढ़ने लगेगी तो हमारे इन सब कार्य नामों को उजागर करने लगेगी तो हमारी सरकार सत्ता विहीन हो जाएगी, तो हम लोग रोड पर चलने लायक नहीं रहेगी। इसलिए उनके पद को पद मुक्त कर दिया गया। लेकिन मैं मानता हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को, जिन्होंने पद जाने के बाद अपने विचार और व्यक्तित्व से भटके नहीं, आज भी लगातार समाज में जाकर अपने वक्तव्य के माध्यम से अपने बाड़ी के माध्यम से जगह जगह अपने विचार को पेश कर रहे हैं और एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि ज़्यादातर बाबा साहब की बातों को करने वाले को हर समय प्रताड़ित किया जाता है, हर समय उन्हें समाज से लगातार उन्हें बड़े लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है। इसको लेकर भी देखिए, मैंने पहले ही बता दिया हूँ, आप लोगों को बात करने से पहले ही मैंने कहा जब जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात आएगी तब तब संविधान के विषय में सोचा जाएगा। और इसलिए हम आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा संविधान खतरे में गिरता जा रहा है, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए जो संविधान का बात उठाएगा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बात उठाएगा, उसको ये जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोग हैं उनके खिलाफ लाजमी बात है कि कार्रवाई करने के लिए काम करते रहेंगे। कार्रवाई बिल्कुल करते आ रहे हैं, आप चाहे जिसको देख लीजिए, चाहे जो भी हो। आप देख रहे हैं चुनाव का माहौल है, अब 24 का चुनाव है, आप अच्छे से जानते, छात्र नेता भी हैं और दौड़ते भी होंगे, तो हर से लोगों से रूबरू होते होंगे। जो लोग वोट लेने के लिए जब आते हैं तो बाबा साहब का मुहरा बनाते हैं और समाज में जाने के बाद बाबा साहब की बात करते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। जो वोट लेके चले जाते हैं फिर वो कभी नहीं दिखते हैं बाबा साहब की बातों पे, या उनके समाज के लोगों के साथ कोई उत्पीड़न होती है, तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि पहली बात, हम लोग दलित बैकवर्ड अदरवाइज लोग जब हम लोग अपना वोट देते हैं, जिसको वोट देकर एक बार अपनी आवाज़ को सदन, लोकसभा भवन, हर जगह उठाने का मतलब हम लोग इसीलिए वोट देते हैं ना, हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाए। जी। ठीक, अगर वो हमारे शब्द को, हमारे बात को अगर नहीं उठाते हैं तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे इर्द गिर्द के कुछ ऐसे नेता हैं जो उनको बरगलाने का कार्य करते हैं, सर्वप्रथम उनका विरोध करिए, जो बरगलाने आते हैं। उसके बाद हमें उन नेताओं को अपने माध्यम से 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 5 लोग, 1 लोग, उनको यहाँ पर अपने बीच में बैठने मत दीजिए।
अपने आप संविधान की बात भी करने लगेंगे, अपने आप लोगों के बीच में आकर एक नई दिशा देने का काम करेंगे। और सर्वप्रथम मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, इस समय जो सरकार चल रही है, सीधा मैं मुद्दा एक आप जी करना चाहता हूँ जी कि यह जो इस समय सरकार चल रही है, मुझे 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है जी मुझे 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है, न मुझे मंदिर न मुझे मस्जिद की आवश्यकता है। जी इस विषय में भी मैं आपको बता दे रहा, क्योंकि मुझे शिक्षा की आवश्यकता है। जी मुझे शिक्षा की, मंदिर की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी पढ़े जी और पढ़ने के साथ साथ, और मुझे एक बात और, मुझे रोजी रोजगार की आवश्यकता है। जी जो सरकार 5 किलो के लिए हर समय कहती है कि गरीब जनता को हम फ्री में देते हैं। चलिए इस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए विस्तार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ छोटे ठीक है, विस्तार में बातचीत हो तो रही है। देखिए हम बता देना चाहते हैं, जिस प्रकार हमें और आपको, जैसे एक परिवार में 4 लोग इकट्ठा हुए, 4 मतलब एक हम दो हमारे दो का नारा चल रहा है। हो सकता है कि बहुत से लोग इस पे अमल भी किए हैं और पालन भी कर रहे हैं, समाज में ऐसे लोग हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम दो, हमारे दो पे कंटिन्यू महीने का 20 किलो राशन मिलता होगा। हाँ, महीने का। हाँ। और महीने का 20 किलो राशन का दाम आप जोड़ लीजिए। 20 किलो राशन का दाम लमसम कुल मिलाकर 2.5 दूना 5, 1000 हाँ लमसम हाँ 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपये में एक महीना कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। 4 लोग खाना है, 4 लोगों को खाना है, नहीं खा सकते। एक लोग भी नहीं खा सकते हैं। उसमें सब हमको चाहिए, दाल, नमक, हाँ तेल और इसके साथ साथ गैस, चूल्हा, जो भी हाँ, सारी सामग्री चाहिए। हाँ, खाने पीने का सारी सामग्री चाहिए, तो ही हम अपना भोजन कर सकते हैं। जी। तो हम बात करते हैं, आप 5 किलो राशन न देकर आप रोजगार दे दीजिए जी। आप रोजगार दीजिए। 300 रुपया महीना, आजकल छोटी से छोटी काम करिए तो हाँ। 300 रुपये डेली मिलेगा, तो उसमें 3 त्रिका 9,000 महीने हो जाएगा। तो अपना सामग्री भी ले लेगा, अपने बच्चों को एक उचित शिक्षा भी दे सकता है। और पेट्रोल डीजल जो इतना महंगा चल रहा है, इस पे भी अंकुश लगाया जाए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेट्रोल भरा कर जा भी सकता है। और रही बात जो घर में महीने में मेडिसिन, दवा, हर एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी अपना पूरा कर सकता है। और आने वाले भविष्य में 2-4 हज़ार रुपये रख कर किसी तरीके से बचा कर रख के शादी विवाह, अन्य कार्यक्रम के लिए भी, छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए भी सोच सकते हैं। जी। लेकिन अभी सरकार तो सीधे सिर्फ राशन की बात कर रही है, रोजगार इस सब की बात नहीं हो रही। देखिए सरकार इस समय केवल 5 किलो राशन पर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। तो हमें और आपको समझना पड़ेगा, हमें और आपको गांव और घर में जाकर बताना पड़ेगा। जो अभी आपने जो फार्मूला हमें बताया कि हम दो, हमारे दो के साथ जो है राशन मिलता है, फिर 9,000 हम कमा लेते हैं, शॉर्टकट में हम बात कर रहे हैं। इसको जमीन तल पे कैसे उतारा जा सकता है? कुछ आपके पास दिमाग है जो गाँव तक पहुँच सके, इस बात को लोग समझ सकें? देखिए कोई फार्मूला आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी जो सर्वप्रथम जो टीमें हैं जी, सबसे बात हो चुकी है जी, तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। जी जी जी। इस पे हम लोगों का मुद्दा है जी। हम लोग जाएंगे, गांव गली गली निकलेंगे। जी जी। एक दूसरों को बताना पड़ेगा हमें और आपको। देखिए उन लोगों को दिमाग में जी शिक्षा के प्रति अपाहिज बना दिया जा रहा है। जी। नौकरी, अगर नौकरी नहीं आएगा तो वैकेंसियाँ नहीं निकलेंगी। आप शिक्षा पढ़ते जा रहे हैं। एक पिता का भी उद्देश्य है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर आज नहीं तो कल कुछ बनेगा, तो हमारे घर में और समाज में नौकरी आएगी, तो हमारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारी गरीबी दूर होगी, घर परिवार सब एकदम संतुष्ट होगी, सब बनेगा। तो जब वैकेंसी नहीं आएगी तो वही लड़का 8 लाख 10 लाख रुपए, पढ़ाई भी महंगी हो जा रही है, पढ़कर जा रहा है, 20,000 का नौकरी करेगा तो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप छात्र नेता हैं, छात्र नेता के साथ साथ आप देख रहे हैं कि 6800 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लखनऊ की इको गार्डन में लगातार नौकरी के लिए, ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, और सब बैकवर्ड के लोग हैं, बच्चे जानते हैं, अब आप बैकवर्ड क्लास से भी आ रहे हैं, खूब जानते हैं, उनके लिए भी कुछ आप कहिए, उनके लिए भी बताइए क्या है। हम तो जिस प्रकार किसानों ने हक और अधिकार की लड़ाई लड़कर उन्होंने अपने हक और अधिकार को छीनने का काम किया, जिस प्रकार आरओ पेपर का आपने बात किया, हाँ, पेपर लीक का मामला भी बहुत तेजी से फैला। उन लोगों ने तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं उन समस्त नौजवान छात्रों का भी बधाई देना चाहता हूं, और यूपी
की वैकेंसी जो 60,000 थी, मैं उन नौजवान छात्रों को बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार उन्होंने पेपर लीक के मामले को लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर रिपीट कराने का कार्य किया। इसके लिए वो लोग बधाई के पात्र हैं। और इसी प्रकार आप लोग 6800 जी जो वैकेंसिया के लिए जो छात्र हैं भटक रहे हैं छात्र, उसी प्रकार वो डटे रहें कि इस समय हमें और आपको नौकरी छीनना पड़ रहा है, तो हमें छीन कर उनसे नौकरियां लेना है। तो आप लोग डटे रहिए, ज़रूरत पड़ेगी हम समस्त नौजवान साथी आकर आप लोगों के मध्य में रहकर जितना आप लोग लड़ेंगे उससे कई बेहतर हम लोग लड़ के आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो देखिए, अब राजनीति में ये है कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो मंत्री बन गए हैं, तो उससे पहले लगातार वो कह रहे थे, बयानबाजी देते थे कि हम ओबीसी एससी की बात उठाते हैं, कोई नहीं उठाने वाला है। तो इस वक्त मंत्री बने हैं और इस वक्त उनको कुछ इस मुद्दे पे तो बोलना चाहिए। देखिए, वो पूरी देश की जनता जानती है जी, उनके जैसा बदचलन नेता कोई नहीं होगा। दल बदलू कर लीजिए, बदचलन कह लीजिए, उनके पास शब्द जो भी कह लीजिए कोई वो नहीं है। अच्छा, तब कैसे ना उनके पास तरीका है बैकवर्डों का आवाज़ उठाने के लिए। मात्र अपने देश में इस समय एक ही नेता है जी। इस समय इंडिया अलायंस गठबंधन चल रही है, आप देख रहे हैं उसमें जो भी नेता हैं हर समय बैकवर्ड दलित पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि पिछड़ों की नेता, लेकिन जितने पिछड़े अनुप्रिया पटेल पिछड़ों की नेता भारतीय जनता पार्टी। देखिए आपने हमारी बात को पूरा कर लेने दीजिए। संजय निषाद पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी, जयंत चौधरी पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितने लोग हैं सब उनके साथ जा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया। देखिए, सवाल जब अच्छा होता है तो जवाब भी अच्छा मिलता है। देखिए, बात ये है, कुछ चीज़ें इस समय सरकार अभी बात हमारी और आपकी चली संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपने 2 मुख्यमंत्री को देखा किस प्रकार उन्होंने संविधान के खिलाफ कार्य करके उनको जेल में डाल दिए। हाँ, डालने का काम किए। एक आपके हेमंत सोरेन जी हैं, एक आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं। जो नेता बैकवर्डों की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, उनको जेल में डालने का काम करते हैं और ईडी और सीबी के माध्यम से उन्हें डरा धमका कर अपने ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। बीजेपी का काम चल रही है इस समय जो सत्ता में है। तो इन लोगों को डर है, कहीं हमको भी जेल में न डाल दिया जाए। तो अब आपके नेता जो हैं बैकवर्ड के, वो डर के अब ऐसे हमारे नेता जो हैं जी, हमारे नेता हर समय कंटिन्यू आप लोगों के मध्य में और पूरे मतलब देश के जनता के सामने कहते हैं कि मैं झुकने वाला नेता नहीं हूँ, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हमें झुका सकता है। अभी हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली थी राहुल गांधी की। राहुल जी ने इलाहाबाद में हमने देखा छात्रों से बातचीत की, लखनऊ में बातचीत की, ऐसे लगातार बात करते रहते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो इंडिया अलायंस गठबंधन है, तो उनके लिए बात ही नहीं करना है। बात यह है कि हमें और आपको एक दूसरे के बीच में जाकर बातों को बताना है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने अपना ये अलायंस कर दिया है, हमें 5 किलो, मुझे बिजली की आवश्यकता है, मुझे रोजी रोजगार की आवश्यकता है, मुझे हर एक क्षेत्र में जाकर जैसे राशन शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो मुझे इन मुद्दे पे काम करना है ना। तो इसी बात के लेकर राहुल गांधी भी चल रहे हैं जी। और इसके बाद आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और जिनका विचार मिल रहा है सब इसी बात को लेकर चल रहे हैं और हाथ भी मिला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन विपक्ष इन लोगों को जो है कि अभी देखिए हाल ही में मोदी जी ने कहा था कि 2 इडियट निकले हुए हैं। इस वक्त आप चुनाव में दिखाई देंगे आप लोगों को। अच्छा, ऐसे शब्दों से बोल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने सुना हो? हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड जी बिल्कुल सुना था, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसका खुलासा हुआ है। आपने देखा ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने 2 इडियट की बात की ना। हमें तो नहीं लगता है कि 2 इडियट पढ़ने से पहले तो सर्वप्रथम ये तो नहीं हो जो देश को लूट कर खा रहे हैं, देश के जनता के। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा आपने छेड़ा है। हाँ, तो उस पर आपने देखा और आपने RDF पुलवामा हमला सर्वप्रथम जब बीजेपी सरकार आई थी, मैं उस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुद्दा ये है जो हमारे देश के नौजवान हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, अभी आज तक उनकी खुलासा क्यों नहीं हुई? आप हर एक चीज़ का खुलासा कर दे रहे हैं, आप नेताओं का खुलासा कर रहे हैं, 25-25 साल 30-30 साल मुद्दे, 80-80 साल मुद्दों का खुलासा कर दे रहे हैं। आपने अभी 5 से 7 साल हुआ, उसका खुलासा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? RDF 300 ग्राम आया कहाँ से?
हमारे देश के नौजवान मरे हैं ना, जी 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 हो सकती है कहीं लोगों की साजिश न हो। जी काला धन गया कहाँ? जी कोरोना काल में फंडिंग या वो गया कहाँ? जी क्या कोई कह सकता है? क्यों बैकवर्ड के नेता गए हैं ना, मेरा बिना डरे सदन में आवाज़ उड़ा, उनके साथ है ना। रोजी रोजगार का बात करें, इन सब मुद्दों का बात करें, किसान नौजवानों का बात करें। अग्निवीर क्या है? अब बच्चों को सरकार करिए हम अग्निवीर नौकरी दें। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर वो संस्था है जो हमें और आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आप 5 साल विधायक होते हैं, कंटिन्यू आपको मिल रहा है जो पेंशन मिल रहा है, जो कंटिन्यू, बिजली फ्री, और 4 साल बच्चा नौकरी करेगा। कहीं दुर्घटना घटती है, कहीं बॉर्डर पर जाकर अगर कहीं लड़ाई छिड़ जाएगी तो उन्होंने अपने प्राणों को आहुति दे देंगे, लेकिन उनके लिए 4 साल अग्निवीर प्राइवेट जैसा, तो सब केवल बरगलाने का कार्य है। अग्निवीर अच्छी स्कीम नहीं है। अग्निवीर का मैं सीधा विरोध कर रहा हूँ। कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोगों का अगर सहयोग मिल जाएगा, हमें सोशल मीडिया का माध्यम मिल जाएगा, 200-400 बच्चों को लेकर हम इसका विरोध करेंगे खुलकर, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा। संशोधन तो किसान जो बिल ले आए थे उसमें भी कर रही थी। चुनाव नज़दीक है तो उन्होंने कई ऐसे मुद्दे लाएंगे। उनके पास मुद्दा ही क्या बचा है बताइए? विकास की मुद्दा बिहार आपने देखा, बिहार में आपने देखा जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 साल का कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, 17 महीनों में उन्होंने नौकरियां बांटने का काम किया। तो मुझे ऐसे नेता की आवश्यकता है जिन्होंने हमारी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो कह रहे हैं कि ये लोग अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि ये लोग सावन में जो है मछली खा रहे हैं। वही तो उनके पास मुद्दा है। क्या वो बोल सकते हैं कि भाषण दौरान नवरात्रि की बात कर रहे हैं? नवरात्र है, ठीक है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव ने उसमें कहा है, उसमें डेट भी रखा है, 8 तारीख को उन्होंने ये चीज़ खाया था। और उन्होंने 8 तारीख का वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे डालते वक्त उसके बाद एक दिन कहा कि देखिए कितना बीजेपी वालों का हम मुकेश साहनी जी बैठे हैं चिढ़ेंगे, ये बात बोले थे। और आज देश के बड़े नेता बनते हुए उन्होंने इस पर सवाल पैदा किए। इसका मतलब है उनके पास विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका साफ मतलब है उनके पास विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास की बात होती तो मछली की न बात करते हुए वो विकास की बात करते हैं, नौकरी की बात करते, शिक्षा की बात करते, रोजी रोजगार की बात करते और पेट्रोल डीजल की बात करते। देखिए, मैं समस्त अपने छात्र नौजवान साथियों और शिक्षा ग्रहण करने वाले समस्त जी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हमें और आपको माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए अब हमें और आपको जो यहाँ पर भर दी गई है लोगों के दिमाग में गलत नीतियों को, उसको दूर करने के लिए हमें और आपको घर घर निकलना पड़ेगा। हमें और आपको जाकर एक दूसरे को बताना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारा देश खतरे में है। इस देश को बचाने के लिए संविधान की ज़रूरत है। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अंततः मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने घोरों से लड़ाई लड़ने का काम किए थे, इसी प्रकार हमें और आपको इन चोरों से लड़ाई लड़ने का काम करना पड़ेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अभी देखिए, हमारी खास बातचीत हुई। एक छात्र नेता थे जो ओबीसी समाज से आते, लगातार समाज में चलने का काम करते हैं और बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं। जिस तरीके से बाबा साहब ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, फिर जा कर के उन्होंने अपने उनका जो सपना था उस सपने को पूरा कर पाए थे। बहरहाल इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।